पिताजी, फौरन निकल जाइए। अब इस घर और रेस्टोरेंट में आप न तो मेहमान हैं और न ही मालिक। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये रेस्टोरेंट मैंने 30 साल तक अपने खून पसीने से सींचा है। अगर आपने एक हफ्ते के भीतर अपना सामान नहीं हटाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। और हाँ, घर भी अब मेरे नाम पर है, तो आप वहां भी कदम नहीं रख सकते। तभी मेरी बहू अंदर से निकली और रूखेपन से बोली, बाबूजी, अब बस भी कीजिए। हमारे बच्चे भी डर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हम कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आएंगे। फिर आप अपने पोते पोतियों का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। भगवान के लिए चुपचाप चले जाइए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोते हुए मुझे 6 महीने हो चुके हैं। आज भी मैं ठंडी कंक्रीट की जमीन पर बैठा आते जाते लोगों को देख रहा हूं। कभी मैं भारत का सबसे मशहूर सेलिब्रिटी शेफ हुआ करता था, लेकिन आज मैं सिर्फ एक गंदा और लाचार भिखारी हूं। हर रात स्टेशन के पास वाले फास्ट फूड आउटलेट के कूड़ेदान को खंगालते हुए मैं अपना पेट भरता हूं। जिस रात किस्मत अच्छी होती है, उस रात गत्ते कार्डबोर्ड के डिब्बों से खुद को ढककर सो जाता हूं, लेकिन मेरे सीने में बदले की आग मशाल की तरह जल रही है। उस गर्म और आलीशान रेस्टोरेंट में हंसते हुए मेरे बेटे और बहू, मैं कसम खाता हूं कि तुम दोनों को भी यह दर्द महसूस करना पड़ेगा। क्या आपने कभी वक्त का पहिया या कर्म का फल सुना है? जिंदगी कब करवट लेगी, कोई नहीं जानता। आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जो एक पल में अर्श से फर्श पर आ गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये कहानी है एक ऐसे जबरदस्त पलटवार की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है और मेरी उम्र 59 साल है। जवानी के दिनों से मैंने सिर्फ खाना पकाने को ही अपनी इबादत माना। खाने के प्रति मेरा फलसफा और कर्मचारियों की भलाई मेरे लिए सबसे ऊपर थी। इसी उसूल पर मैंने अपना रेस्टोरेंट करे है, जायका ए हिंद खड़ा किया था। कर्मचारी मुझे पिता समान मानते थे और ग्राहक मेरे हाथ के स्वाद के दीवाने थे। मेरी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, कम से कम तब तक जब तक मेरे बेटे राहुल ने पुश्तैनी कारोबार में पूरी तरह कदम नहीं रखा था। पिताजी, यह रेस्टोरेंट आखिर मुझे ही तो विरासत में मिलना है, लेकिन जिस तरह आप चला रहे हैं, मुनाफा बहुत कम है। जमाना बदल गया है पिताजी, अब सिर्फ पैसा बोलता है। ये मेरे बेटे के रोज के ताने थे। शुरू में मुझे लगा कि यह नौजवान खून का जोश है। मुझे लगा वक्त के साथ वह मेरे उसूलों को समझेगा, लेकिन राहुल लालच में अंधा होता गया। उसने महंगे और शुद्ध मसालों की जगह सस्ते और मिलावटी मसाले इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, कर्मचारियों का बोनस बंद कर दिया और ग्राहकों को जल्दी जल्दी निपटाने पर जोर देने लगा। पिताजी, बस इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए। टैक्स बचाने के लिए कुछ समय के लिए मिल्कियत ओनरशिप बदलनी होगी, C.A ने कहा है। उस दिन मेरी आंखों पर बुढ़ापे का पर्दा पचा था, या फिर मैं अपने बेटे पर अंधा विश्वास करता था, पता नहीं, लेकिन मैंने उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उन कागजों में न केवल रेस्टोरेंट का मालिकाना हक, बल्कि मेरी सारी जायदाद और घर राहुल के नाम करने का सौदा था। एक हफ्ते बाद राहुल अपने वकील के साथ मेरे पास आया। पिताजी, अब आप जा सकते हैं। रेस्टोरेंट अब मेरा है। कानूनी तौर पर आपका दौर खत्म हो चुका है। पहले तो मुझे लगा यह कोई भद्दा मजाक है। मेरा बेटा, जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन हकीकत बहुत क्रूर थी। वकील ने कागजात आगे बढ़ा दिए, जिन पर मेरे दस्तखत साफ चमक रहे थे। एक हफ्ते में अपना सामान हटा लीजिएगा और भविष्य में इस रेस्टोरेंट के आसपास भी मत भटकिएगा। ग्राहकों को अच्छा नहीं लगता। यह मेरे बेटे के आखिरी शब्द थे। उस रात मुझे उस जगह से धक्के मारकर निकाल दिया गया जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी थी। बहू ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और बच्चों को बताया गया कि दादाजी पागल हो गए हैं और खतरनाक हैं। मेरा नाम उस घर में लेना भी मना हो गया। सिर छुपाने की कोई जगह न होने के कारण मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया। पहली रात स्टेशन के एक कोने में बैठकर मैं फूट फूट कर रोया। जिन हाथों ने कभी दुनिया के बेहतरीन व्यंजन बनाए थे, वे अब कूड़ेदान से फेंका हुआ खाना बीन रहे थे। अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरे आसपास और भी बेघर लोग जमा होने लगे। उनकी आंखों में मुझे वही खालीपन दिखाई दिया जो मेरे अंदर था। जिंदगी की ठोकर खाए हुए लोग ठंडी जमीन पर लेटे हुए और दिल्ली के धुंध भरे आसमान को देखते हुए मैंने कसम खाई, मैं अभी मरा नहीं हूं। मैं इंतजार करूंगा। जो दर्द तुमने मुझे दिया है, मैं तुम्हें भी वही दर्द दूंगा। यह मेरे बदले की शुरुआत थी, लेकिन उस समय मेरे पास कुछ नहीं था।
उस दिन के बाद से मैं दिल्ली स्टेशन का हिस्सा बन गया। सुबह लोग जो अखबार फेंक देते, मैं उन्हें उठाकर पढ़ता और दिन में इधर उधर भटककर खाने की तलाश करता। रात को गत्ते बिछाकर सो जाता। अरे, वो बुढ़ा फिर आ गया। कितना गंदा रहता है, इसे यहां से भगाओ। आते जाते लोगों की बातें मेरे कानों में पड़ती। उनकी नज़र में मैं सिर्फ एक गंदा भिखारी था, समाज का कचरा। लेकिन अब मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। जिंदा रहना पहली प्राथमिकता थी। 1 महीना, 2 महीने, समय बीतता गया और मैं इस जिंदगी का आदी हो गया। लेकिन मेरी आंखों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। मेरे अंदर एक ही आग जल रही थी, बदला। मैं हर रोज सुबह अपने बेटे के रेस्टोरेंट तक पैदल जाता, दूर से, जहां से कोई मुझे पहचान न सके। मैं सब कुछ देखता। राहुल अपनी नई लग्जरी कार में आता और बहू प्रिया महंगे डिजाइनर कपड़ों में सज धज कर अंदर जाती। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में स्टेशन पर रहना नर्क से कम नहीं था। कई रातें ऐसी थीं जब लगा कि मैं ठंड से मर जाऊंगा। एक दिन मैंने रेस्टोरेंट के बाहर राहुल और प्रिया को एक खास ग्राहक से बात करते सुना। यह डिश मेरे पिताजी की खास रेसिपी है। वे एक महान शेफ थे। अफसोस, अब उन्हें अल्जाइमर भूलने की बीमारी हो गया है और वे एक आश्रम में भर्ती हैं। राहुल ने झूठ बोला। मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। मेरे बेटे ने मुझे पागल घोषित कर दिया था। मेरा खून खौल उठा। जी हाँ, बाबूजी की ऐसी हालत हमारे परिवार के लिए बहुत दुखद है। बहू ने भी झूठ में सुर मिलाया। वे मेरे अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते थे। मैं उनका शर्मनाक राज बन गया था। उस रात मैंने फिर खुद को याद दिलाया, मैं हार नहीं मानूंगा। मौसम बदले, लेकिन मेरा इरादा नहीं। और आखिर वह दिन आ ही गया। मानसून की एक दोपहर थी। क्या आप विक्रम सर हैं? किसी ने मुझे पुकारा। मैंने सिर उठाया। एक अधेड़ उम्र का आदमी छाता लिए खड़ा था। मुझे लगा शायद कोई पुलिस वाला या एनजीओ का आदमी मुझे हटाने आया है। लेकिन उसकी आंखों में सम्मान था। कौन हो तुम? मुझे पहचानते हो? सर, मैं अर्जुन, अर्जुन वर्मा। 20 साल पहले मैंने आपके नीचे 6 महीने तक इंटर्नशिप की थी। आप ही की वजह से मैं आज शेफ बन पाया। तभी यादों की धुंध छठी। अर्जुन, वह मेहनती लड़का। उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब मैंने उसकी मदद की थी। अर्जुन, तुम तुम अब कैसे हो? सर, मैं अब एक बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी का मालिक हूं। आपने जो सिखाया, उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन आप यहां ऐसे क्यों? उसकी आंखें भर आईं। मुझे शर्म आ रही थी। एक समय का उस्ताद आज भिखारी बना बैठा था। अर्जुन मुझे पास के एक कैफे में ले गया। मेरे कपड़ों को देखकर वेटर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने जब अपना प्लेटिनम कार्ड दिखाया और डांटा, तो वेटर भीगी बिल्ली बन गया। ये दुनिया है, यहाँ इंसान की नहीं, उसके लिबास की कद्र होती है। मैंने अर्जुन को सब सच बता दिया। बेटे का धोखा, सब कुछ छिन जाना। अर्जुन गुस्से से कांपने लगा। ये पाप है सर, हम कोर्ट जाएंगे। मैं आपको सबसे बड़ा वकील दूंगा, आप मेरे घर चलिए। नहीं अर्जुन, मुझे अभी यहीं रहना है। मेरे पास एक योजना है। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन अपने तरीके से। कुछ दिनों बाद अर्जुन साधारण कपड़ों में मुझसे मिलने स्टेशन आया। सर, मेरी कंपनी एक नई प्रीमियम मुगलई रेस्टोरेंट चेन शुरू कर रही है। हमें आपकी सिग्नेचर रेसिपी चाहिए और इसके बदले मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मेरी रेसिपी? जी सर, आपकी वो खास मसाले और खाना पकाने की तकनीक। मैं आपको इसके लिए साइनिंग अमाउंट के तौर पर 25 करोड़ रुपये देना चाहता हूँ। 25 करोड़? मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह रकम मेरा सब कुछ वापस पाने के लिए काफी थी। मजाक कर रहे हो अर्जुन? बिल्कुल नहीं सर, आपका हुनर अनमोल है। मैंने मुट्ठी भींची। इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ वह डील साइन की। मेरे हाथ में 25 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन मैंने अपना हुलिया नहीं बदला। मैं अब भी दिल्ली स्टेशन का वही भिखारी बना रहा। दुनिया के लिए मैं वही था, लेकिन असल में मैं अब करोड़पति था और मेरा खेल शुरू हो चुका था। रात के अंधेरे में मैं और अर्जुन मिलते और योजना बनाते। पहला कदम, राहुल के सप्लाई चेन रसद पर हमला। अर्जुन ने पता लगाया कि राहुल किन व्यापारियों से सामान लेता है। मैंने अपनी शेल कंपनियों, फर्जी कंपनियों के जरिए उन सभी थोक व्यापारियों को या तो खरीद लिया या उनके साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फिर हमने धीरे धीरे दामने पता लगाया कि पूरी बताने की बात है कि बाद है कि आबिली पता लगाया कि बाद है कि कारियों की कारी किसी बताया बढ़ाने शुरू किए। पहले 5%,
फिर 10%, फिर 20%। राहुल परेशान होने लगा। उसे लगा बाजार में महंगाई बढ़ गई है, लेकिन असली डोर मेरे हाथ में थी। उसे मजबूरन क्वालिटी से समझौता करना पड़ा। दूसरा कदम, साख पर चोट। मैंने पेशेवर फूड क्रिटिक्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सेवाएं लीं। वे रेस्टोरेंट जाते और सच लिखते। स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। कीमतें ज्यादा हैं और क्वालिटी घटिया, सर्विस बहुत खराब है। धीरे धीरे इंटरनेट पर यह बात फैल गई कि जायका ए हिंद अब बर्बाद हो चुका है। पुराने ग्राहक टूटने लगे। तीसरा कदम, सबसे घातक वार। जब राहुल कर्ज में डूबने लगा और बैंक से लोन लेने की कोशिश करने लगा, तब मैंने अर्जुन के जरिए उस बिल्डिंग के मालिक से संपर्क किया जहां रेस्टोरेंट था। मैंने वह पूरी कमर्शियल बिल्डिंग खरीद ली, 2 गुने दाम देकर। बेशक कागज पर नाम अर्जुन की कंपनी का था, अब मैं अपने ही बेटे का मकान मालिक था। 1 महीने बाद मैंने उसे नोटिस भेजा, किराया अब 3 गुना होगा। अगर 3 महीने में नहीं दिया तो खाली करना होगा। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मकान मालिक से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने मिलने से मना कर दिया। उसने एग्रीमेंट देखा तो पाया कि मालिक बदलने पर शर्तों में बदलाव का क्लॉज मौजूद था। उसने ध्यान नहीं दिया था। राहुल ने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए उसे सस्ता ढाबा स्टाइल में बदल दिया। कर्मचारियों की तनख्वाह आधी कर दी। अच्छे कर्मचारी छोकर चले गए। सर्विस और गिर गई। चौथा कदम, सीधी टक्कर। मैंने ठीक उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक नया रेस्टोरेंट खोला। असली विक्रम का बावर्ची खाना। मैंने सिर्फ रेसिपी दी, चेहरा नहीं दिखाया। वहां खाना सस्ता और बेहतरीन था। भीड़ वहां टूटने लगी और राहुल का रेस्टोरेंट वीरान हो गया। 6 महीने के अंदर राहुल कंगाल हो गया। वह किराया नहीं दे पाया। और तब मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। वह बिल्डिंग के ऑफिस में घबराया हुआ बैठा था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुझे पहचान लिया, हालांकि मेरे कपड़े अब भी साधारण थे। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने मेज पर बिल्डिंग के कागजात पटक दिए। क्या मतलब है इसका? उसकी आवाज कांप रही थी। जिस तरह तुमने मुझे बेदखल किया था, आज मैं तुम्हें बेदखल कर रहा हूं। मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूं। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। पिताजी, यह सब आपने किया? आपने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने बस वही किया जो तुमने मुझे सिखाया। तुमने मेरा सब कुछ छीना, मैंने अपना सब कुछ वापस ले लिया। तुमने मुझे सड़क पर फेंका, अब तुम्हारी बारी है। राहुल मेरे पैरों में गिर गया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? बच्चों का तो ख्याल कीजिए। एक पल के लिए मेरा दिल पसीजा, लेकिन फिर मुझे दिल्ली स्टेशन की वो ठंडी रातें याद आ गईं। जब मैं कूड़ेदान से खाना खा रहा था, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अब यहां से निकलो। राहुल और प्रिया को अपना सब कुछ बेचना पड़ा। उनकी गाड़ी, गहने, ब्रांडेड कपड़े, सब कर्ज चुकाने में चले गए। 1 हफ्ते बाद रेस्टोरेंट खाली हो गया, लेकिन मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। मैंने अर्जुन के जरिए उस कंपनी को भी खरीद लिया जहां राहुल ने नौकरी के लिए अर्जी दी थी, और उसे वहां से भी रिजेक्ट करवा दिया। प्रिया को भी कहीं काम नहीं मिला। आखिर में उन्हें दिल्ली के एक स्लम झुग्गी झोपड़ी में कमरा लेना पड़ा। कुछ महीनों बाद वे वहां का किराया भी नहीं दे सके। और फिर वह दिन आया जिसका मुझे इंतजार था। वे अपने बच्चों और बैग के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गए। हम कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, फिर गांव चले जाएंगे, राहुल रोते हुए कह रहा था। बच्चे डरे हुए थे। मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब समझ आया बेटा, बेघर होने का दर्द क्या होता है? वे मुझे देखकर सन्न रह गए। पिताजी, आप अभी भी यहीं रहते हैं, जबकि आप इतने अमीर हो गए हैं? हाँ, ताकि मैं तुम्हें याद दिला सकूं कि तुमने क्या किया था। ये मेरा सिंहासन है और ये तुम्हारी सजा। राहुल और प्रिया मेरे सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन मेरी आंखों में अब कोई दया नहीं थी। जाओ यहां से और कभी मेरे सामने मत आना। वे चले गए। मैंने सुना है कि वे गुजरात के कच्छ के रण में नमक बनाने वाले अगरों सॉल्ट पैन्स में मजदूरी करते हैं। वहां की चिलचिलाती धूप और नमक ने उनकी चमड़ी जला दी है। वे अब 12-12 घंटे नमक ढोने का काम करते हैं। सालों बीत गए। मैं अब 74 साल का हूं। मैं अब भी अक्सर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही सोता हूं। मेरे पास 50 करोड़ से ज्यादा की दौलत है। मेरा रेस्टोरेंट शहर में मशहूर है, लेकिन मैं यहीं रहता हूं। एक दिन एक जवान लड़का मेरे पास आया। वह मेरा पोता था। दादाजी, मेरा कोई पोता नहीं है। दादाजी, मम्मी पापा की हालत बहुत खराब है। वे नमक के खेतों में काम करते करते बूढ़े हो गए हैं।
उनके शरीर पर घाव हैं। वे हर रात रोते हैं और माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उन्हें कहना कि मेरा प्लान काम कर गया। पोता रोता हुआ चला गया। लोग पूछते हैं, विक्रम सर, आप अब भी स्टेशन पर क्यों सोते हैं? आप तो महल में रह सकते हैं। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है। यह जगह मुझे याद दिलाती है कि अपनों पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरे बेटे को हर पल याद रहेगा कि उसने अपने पिता के साथ क्या किया। यह मेरा प्रायश्चित नहीं, यह उसका नरक है। मैं हर शुक्रवार अपने बेटे की जासूसी करवाता हूँ। वह अब एक बूढ़ा मजदूर लगता है। कमर झुक गई है। बहू के हाथों में छाले हैं। यह मेरा बदला है। और यह तब तक चलेगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। ये थी मेरी कहानी। एक पिता का प्रतिशोध जो कभी खत्म नहीं होगा।